स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने वाले हैं। बेटा केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिल जाते हैं, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप आईआईटी की बात करें, चाहे आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेटिक्स। तो इफ़ यू टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मीनिंग, जो ये काइनेटिक्स वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम काइनेसिस एंड विच हैव अ मीनिंग ऑफ मूवमेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मीन्स केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी बात करने वाले हैं? मूवमेंट की बात करने वाले हैं। किसकी मूवमेंट अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी रिएक्शन वो फिजिबल है या नहीं है, मीन्स अ गिवन रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, इसका आंसर हमें कौन देता है? थर्मोडायनेमिक्स देता है ना। किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं वो रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो? पॉजिटिव हो, तो वो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किस एक्सटेंट से जा रही है, इसका आंसर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में ही आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम, या फिर अगेन थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन या मैं बात करूं स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इसका जवाब क्या हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है? देखिए वापस मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और कोई भी रिएक्शन अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेफिनेटली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देके हम बताते हैं कि किस एक्सटेंट से रिएक्शन मूव कर रही है। इसका भी आंसर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम देता है या थर्मोडायनेमिक्स देता है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन? क्या थर्मोडायनेमिक्स स्पीड के बारे में कभी कोई बात करती है? अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट वी टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट, डायमंड इंटू ग्रेफाइट। इफ़ यू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आप डायमंड लेंगे एक टाइम में वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब होगी। मीन्स इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू थर्मो, अकॉर्डिंग टू थर्मो। लेकिन अगर मैंने आज डायमंड लेके रख दिया और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेफाइट में चेंज होगा, तो क्या ये मुझे अपने लाइफ स्पैन में देखने को मिलेगा? अगर मैं 100 साल भी वेट करूँ, 200 साल वेट करूँ, क्या पता 1000 साल वेट करूँ, आप कहोगे इतने साल तो आप जियोगे नहीं। मीन्स कहने का मीनिंग क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक अगर वेट किया जाए फिर भी डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए आप पढ़ते हो डायमंड इज़ फॉरएवर, है ना, हीरा है सदा के लिए, डी बेयर्स ऐड भी आती है ना। इट्स मीन दैट ये जो रिएक्शन है वो इतनी ज़्यादा स्लो रिएक्शन है कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेशक इसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, लेकिन इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। इतनी स्लो कि क्या पता ये कितने हज़ार साल डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज करने में लेगा। तो क्या ऐसी रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं? मीन्स थर्मोडायनेमिक्स स्पीड के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास आई क्या? केमिकल काइनेटिक्स। आई थिंक अब आपको बात क्लियर होगी। तो हम इसको सम अप करके लिख देते हैं एक बार छोटा सा, दैट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, feasibility of chemical reaction and extent of any chemical reaction। ठीक है ना, ये दोनों, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कौन देती है? दैट इज एक्सप्लेन बाय बोथ
explained by thermodynamics, both explained by thermodynamics, या इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, बट thermodynamics never talk about speed of chemical reaction. Speed of chemical reaction. What is the speed of chemical reaction? जैसे मैंने कहा डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिजिबल प्रोसेस है, बट अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स आप इस रिएक्शन की रेट को नहीं पढ़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है. तो थर्मोडायनेमिक्स नेवर टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, हेंस स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसका आंसर कौन देता है? इसका आंसर देने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई वी स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स. मीन्स केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बात करती है? इट टॉक अबाउट स्पीड, और आप बोल सकते हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो इतनी बात हमें यहाँ से पता की है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. देखिए बच्चे, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आप देखते हैं बहुत फास्ट हो गई. जैसे कि अगर मैं एसिड और बेस की रिएक्शंस की बात करूं, एसिड और बेस आपने लिए और आपस में मिक्स कर दिया, आप देखेंगे रिएक्शन इतनी फास्ट है कि जैसे आपने इतनी देर में पलके भी नहीं झुकी, जबकि और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई. मीन्स वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस. ठीक है, आयोनिक रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत 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 ज़्यादा स्लो होती हैं. अगर आप सोचें कि मैं देख लेता हूँ कितना टाइम लगेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती, बिकॉज दे टेक डेज, मंथ्स, ईयर्स, और बहुत ज़्यादा टाइम वो ले सकते हैं. और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो मॉडरेट रेट से होती हैं, मीन्स ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो. तो इसी के बेसिस पर अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया. पहली बात वेरी फास्ट रिएक्शन, एंड इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज आयोनिक रिएक्शंस, या आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है ना, आयनिक रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मींस दे टेक ओनली 10⁻12 टू 10⁻16 सेकेंड टू अकर. ठीक है ना, कितना टाइम लेंगे? 10⁻12 टू 10⁻16 सेकेंड टू अकर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया HCl प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaCl प्लस वाटर. तो ये रिएक्शन कैसे? बहुत 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 ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है. कितनी फास्ट है कि इट विल टेक 10⁻12, किसी बुक में 10⁻14 भी लिखा हुआ है. तो कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा फास्ट, 0.0000016 टाइम जीरो लगाने के बाद 1 सेकेंड में ये हो जाएंगे, इतनी कम समय में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक रिएक्शन ऑफ BaCl2 प्लस Na2SO4. इट विल फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 प्लस 2NaCl. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, PPT बन गया. तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट है, इनकी रेट इतनी स्पीड इतनी फास्ट है कि केमिकल काइनेटिक्स इनके साथ डील नहीं करती है. मींस केमिकल काइनेटिक्स ऐसी रिएक्शन को नहीं पढ़ती है, बिकॉज दीज रिएक्शन आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन. इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन. वेरी स्लो रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके टाइम की बात करूँ, कितना टाइम लगती है? दे विल टेक डेज, मंथ्स, ईयर, है ना, बहुत सारे दिन, महीने, सालों में ऐसे रिएक्शन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन. आपको मालूम है ऐसा तो नहीं है कि आज हमने आयरन ला के रखा है और उस पर अगले ही दिन रस्ट लगना शुरू हो जाएगा. Rusting of iron process, it may take days, it may take months, और sometimes it may take years to get convert into rust. है ना, आयरन बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है. अगेन आप एग्जांपल ले सकते हो कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट. डायमंड इनटू ग्रेफाइट, ये रिएक्शन भी क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो है. मैंने कहा कि आपका कितने 1000 साल ले ले, है ना.
तो बहुत स्लो है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर। अगर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर को कई दिनों तक, कई महीनों तक रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये रिएक्शन भी क्या है, बहुत बहुत स्लो है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसी रिएक्शन के साथ भी डील नहीं करता, ना बहुत फास्ट के साथ डील करता, ना बहुत स्लो रिएक्शन के साथ डील करना। डील किसके साथ करता है, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। किसके साथ, मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो होने में ऐसा भी नहीं है कि बहुत फास्ट हो जाती है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो होती है। तो ऐसी रिएक्शन के साथ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, डील करता है। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अगर हम बात करें H2O2 डिकम्पोज होगा बेटा किसमें, H2O एंड O2 में। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, मॉडरेट है। तो मॉडरेट रिएक्शन कैन बी स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक्स। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स ऐसी रिएक्शन के साथ डील करता है, ना इनके साथ डील करता है ना इनके साथ डील करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, डील करता है, ऐसी रिएक्शंस जो मॉडरेट रेट से होते हैं। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखने के लिए। तो ये स्लो रिएक्शंस हैं, ठीक है, ओके। लेट वी टॉक अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आप एस्टर्स हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करवा दूं, एसिडिक कंडीशन में भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है और बेसिक कंडीशन में भी। मीन्स यहाँ पर एसिड भी लिया जा सकता है और बेस भी, दोनों ही हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमें मालूम है हमें क्या मिलेगा, एसिड एंड एल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज अ मॉडरेट रिएक्शन जिसकी रेट को स्टडी किया जा सकता है, जिसको थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जा सकता है। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, that is inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. For example, हमने cane sugar ली C12H22O11 और it will convert into C6H12O6 and C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये चेंज हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हाइड्रोलाइज करने पर किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ये भी कैसी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है कि यू हैव टू क्रैम द एग्जाम्पल्स, कि आपको इनके एग्जाम्पल्स क्रैम करने हैं। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मॉडरेट में कौन सी रिएक्शंस आती हैं, किन रिएक्शंस को अंडर केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में ना इनकी बात करते हैं ना इनकी बात करते हैं, सिर्फ किसकी बात करते हैं, ऐसी रिएक्शंस जो मॉडरेट स्पीड पर होती हैं, जिनकी रेट इंटरमीडिएट होती है, मतलब जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट कि वाई द रिएक्शंस आर फास्ट एंड स्लो। कोई रिएक्शन फास्ट है कोई स्लो है, ऐसा क्यों है, वाई दिस हैपन। देखिए ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दीज केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बेटा जैसे मैं बात करूँ आयनिक रिएक्शंस की, आयनिक रिएक्शन में देखिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये तो जैसे ही मैंने इनको वाटर में डाला होगा ये तो ऑलरेडी आयनाइज हो गए होंगे। मीन्स इनमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या है, जैसे ही मैंने इनको वाटर में डाला आयन सभी एक दूसरे से अलग हो गए। अब इनको काम सिर्फ इतना करना है कि एक आयन को दूसरे आयन के साथ, यानी कि कैटायन को एक अपने पर्टिकुलर एनायन के साथ मिक्स होना है। और जैसे इनको वाटर में डाला ये इसके साथ मिक्स हो गया और ये इसके साथ मिक्स हो गया। मीन्स क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड वाटर। मीन्स आयनिक रिएक्शन में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में सिर्फ आयन्स होते हैं। दैट इज वाई दीज रिएक्शन आर वेरी स्लो। तो अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग देखिए सीधी सी बात है बेटा, जिसका बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा क्या करने में, ब्रेक होने में। तो वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी।
जिस रिएक्शन के बॉन्ड जितने ज़्यादा वीक होंगे वो उतनी ही फास्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आयंस में क्या है, आयनिक रिएक्शंस में बॉन्ड्स ही नहीं होते, दैट इज़ वाई इनके आयंस को जस्ट क्या करना होता है, शफल करना होता है, एक दूसरे के पास पहुँचना होता है, इसीलिए क्या हो जाती है, आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाती हैं। और ऐसी रिएक्शन जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले दूँ, मैंने कहा N2+3H2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, अमोनिया के फॉर्मेशन है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, ये तो मैं 9 से आपको सिखाती आ रही हूँ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, इट हैव ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया में क्या होता है, ऐसे, दैट इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अमोनिया के ऊपर। तो मीन्स अब जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी जाकर यहाँ पर क्या होगी, NH3 की फॉर्मेशन, अमोनिया की फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। ये बॉन्ड जितने वीक होंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। मीन्स ऑल दीज डिपेंड ऑन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट इज़ वाई कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है या फिर फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट वी टॉक अबाउट, ये चीज़ आप देख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग का कंसेप्ट। ठीक है, लेट वी मूव our important concept, that is what is the rate of chemical reaction, what is the rate of chemical reaction। देखिए बच्चे, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अभी हम रेट की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि किस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है ना। सिमिलरली आप इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड मैनी मोर, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर मैं चलो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले मैंने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैंने डेफिनेशन अभी तक नहीं बताई। तो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, उसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, इट इज़ that branch of chemistry which deals with जो किसके साथ डील करती है, पहला रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स affecting rate of chemical reaction। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। एंड थर्ड वन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई थिंक मैकेनिज्म का कुछ मीनिंग हम +1 में भी सीखते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किस पाथवे को फॉलो करती है, किस तरीके से रिएक्टेंट कंबाइन करके इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हैं और फाइनली किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। मीन्स सभी की सभी केमिकल रिएक्शन में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, व्हाट इज द स्पीड एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे, एंड फाइनली मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट, स्पीड, factors affecting chemical reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics. Now we will move on the rate of chemical reaction। आप लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे रेट का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ इस वाले टॉपिक को, रेट का मीनिंग क्या है। देखिए बच्चे, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा A है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू B। लेट वी कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, A रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू B। इतनी बात मुझे मालूम है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी विद टाइम। जैसे जैसे टाइम पासेस होगा
वैसे वैसे प्रोडक्ट यानी कि बी की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतना तो हमें मालूम है कि टाइम के साथ रिएक्शन में रेट जो है किसका, ए का, वो तो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और बी की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट as well as products with respect to time या in a unit time is called rate of chemical reaction। किसी भी chemical reaction में क्या बोला हमने कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब चेंज होती है पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लेट वी डिस्कस अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट वी कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A प्लस B, ये भी बोल सकते हो, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ AB दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, कोई रिएक्शन थी A प्लस B, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट AB। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने कंसीडर की है। ये हमें मालूम है क्या है बच्चे, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स with time is called rate of reaction। इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। विद टाइम या इन यूनिट टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसी के लिए लिखूं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट इज ROR। और क्योंकि मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि मतलब अगर एक रिएक्शन होने के लिए 10 मिनट ले रही है, 10 सेकेंड भी ले रही है, तो उस 10 सेकेंड में रिएक्शन जो है एवरेज मुझे निकालना है टोटल 10 सेकेंड का। ठीक है ना, कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्या देखना है, या फिर मैं ये कह दूं कि एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को यहाँ पे इस प्रोडक्ट में रीच करना है, तो इस रिएक्टेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, किस तरीके से ये यहाँ पर यहाँ पहुँचा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं। या फिर जैसे मैं कहूँ एक गाड़ी की स्पीड है, आपको 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जब हमने 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो हमें इतनी तो बात मालूम है कि गाड़ी की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो कभी 60 पे जाएगी, कभी 70 पे, कभी 100 पे, कभी 50 पे, है ना। तो उस कंडीशन में हम जो स्पीड निकालते हैं वो एवरेज स्पीड निकालते हैं कि गाड़ी ने कितना किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन का एवरेज निकालते हैं कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा, क्या स्पीड थी रिएक्शन की, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मुझे यही देखना है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं क्या बोलूँगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की टर्म में, तो मैं कह सकती हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय में टाइम टेकन। मीन्स ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कितने टाइम में होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब मैंने 2 क्यों लिखे, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो भी सही है। लेकिन बच्चे अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, यानी कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन, दैट इज आर एवरेज। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन।
ठीक है, इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है कि किस तरीके से टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो चलिए एक रिएक्शन के लिए हम ये लिख के भी दिखाते हैं। मैंने कहा कोई रिएक्टेंट है, उसने प्रोडक्ट्स बना लिए, तो अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, आर एवरेज दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज के लिए डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एंड चेंज इन टाइम। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन टू रिप्रेजेंट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय माई टाइम, और मैंने इसके आगे लगाया माइनस साइन। और अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म में लिखनी है तो मैं लिखूंगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है और यहाँ पे ये जो प्लस साइन है, हालांकि प्लस हम रिप्रेजेंट नहीं करते, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया, तो इसकी बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन, हम इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्टेंट की बात करूँ, इनिशियली मान लिया इसकी कंसंट्रेशन R1 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है। ठीक है, इनिशियली R1 क्या होगा, ज़्यादा, P1 तो बना ही नहीं होगा जब टाइम कम होगा, या फिर टाइम 0 होगा तो P1 बना ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। या अगर मैं किसी टाइम T पर बात कर रही हूँ तो ये थोड़ा बहुत बन गया होगा। फिर आफ्टर सम टाइम तो मैंने कहा R2, स्टार्टिंग में ये तो क्या था, ज़्यादा, कंसंट्रेशन घट रही है, धीरे धीरे R2 क्या हो गया, कम, क्योंकि बचेगा कम, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट P2 क्या हो गई, ज़्यादा। तो अगर मैं चेंज की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या, R2 माइनस R1, या सिंपल भी बोल दूँ कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम T2 माइनस T1। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय में T2 माइनस T1। तो बच्चे आप यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट जो थे R2 क्या था, कम, R1 क्या है, ज़्यादा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मीन्स माइनस R, है ना, क्या आएगी, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय में डेल्टा T। लेकिन ये देखिए P2 तो क्या है, ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में टाइम, ये कैसी आएगी, पॉजिटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा थोड़े हो सकता है कि मैं कह दूँ माइनस 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप क्या बोलेंगे, 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, है ना। या ऐसा बोलेंगे कि 10 ग्राम रिएक्टेंट खत्म हो गया, या ऐसा बोलेंगे माइनस 10 ग्राम रिएक्टेंट। माइनस तो कुछ नहीं होता है ना, कंसंट्रेशन में माइनस कुछ नहीं होता। अगर मैं ये कह दूँ ना कि मैंने ये 100 ग्राम लिया था, तो 100 ग्राम अगर लिया था, अगर मेरे पास 80 ग्राम बचा हुआ है, तो मैं यही कहूँगी ना 20 ग्राम खत्म हो गया, या ये कहूँगी माइनस 20 ग्राम खत्म हो गया। माइनस 20 कुछ नहीं है, 20 ग्राम। इट्स मीन दैट यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आता है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ क्या लगा देते हैं, माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, दैट बिकम पॉजिटिव। इस माइनस को प्लस करने के लिए हम ऑलरेडी रिएक्टेंट की तरफ क्या साइन यूज़ करते हैं, माइनस साइन यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं। या बेसिकली आप इसको बता सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज़ को और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इंक्रीज़ को। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रिएक्शन में रेट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़, और यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इफ यू टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इसको हम आर इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें, है तो यही सेम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट टेकन बाय टाइम इन गिवन टाइम या इन यूनिट टाइम। लेकिन बच्चे अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाए, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम बहुत बड़े टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 सेकंड 20 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स की बात कर रहे हैं, एक ही सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इस मीन दैट चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू 0, उस कंडीशन पे जो चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है, रिएक्टेंट में जो चेंज होगा वो भी बहुत थोड़ा होगा। एक तो मैं कह रही हूँ कि 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया या प्रोडक्ट कितना बन गया। एक मैं कह दूँ
कि अगर मैंने रिएक्शन शुरू किया उसके मैं 1 सेकंड बाद पूछना चाह रही हूँ कि 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और कितना प्रोडक्ट बन गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा तो रिएक्टेंट चेंज हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा, और बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या हुआ होगा, बना हुआ होगा। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है बहुत एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब अगर रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है तो मुझे इसका नहीं देखना कि कितने टाइम में क्या रेट थी, कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज हुआ। मैंने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये चाहिए कि कितना हुआ। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो चेंज इन टाइम तो अप्रोक्सीमेटली 0, और जब आप स्मॉल चेंज की बात करते हैं और इस टाइम पे बिल्कुल थोड़ा सा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा और बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या हुआ होगा, बना हुआ होगा, चेंज तो बहुत कम आया होगा। तो इसका मतलब आर इंस्टेंटेनियस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो वही माइनस साइन, सिर्फ चेंज ये होगा कि डेल्टा को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल डी से, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा जो है बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोडक्ट के लिए डी पी बाय में डी टी, और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग है। होप आपको ये दोनों ही कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मीनिंग है। तो इस तरीके से चलो लेट वी टेक 1 और 2 एग्जाम्पल। एक मैं जनरल रिएक्शन लेती हूँ। अगर एक रिएक्शन हमने ली कि ए बी बी गिव्स सी सी एंड डी और डी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो बच्चे हम क्या लिखेंगे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन? देखिए जब स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को इक्वल करने के लिए, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे उतना ही प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। तो वहाँ पर ये जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, जितने भी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रही है 1 बाय ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय में बी, देन 1 ओवर बी माइनस किसके लिए लगाया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम 1 ओवर बी, है ना। देन यहाँ पर अगर हम करेंगे प्लस साइन 1 ओवर सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय में टाइम। ये तो हमारी क्या हो गई, ROR यानी कि R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हर एक स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देने हैं। अगर मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लिखना होता तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या चेंज करती, इसको D, इसको स्मॉल d, इसको D D D, सिर्फ D में चेंज कर देती तो वो मेरा क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ले लेते हैं, मान लिया मेरे को इसी के लिए लिखना है N2 + 3H2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, है ना। हालांकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कैटलिस्ट बहुत कुछ होता है, उसकी बात भी नहीं। इसके लिए मुझे रेट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे, R एवरेज दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम, नेगेटिव साइन डिक्रीज के लिए, इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 चेंज इन टाइम, और उसके साथ साथ क्या, डिवाइडेड बाय में 1/3। और इधर अगर मुझे लिखना है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। मीन्स इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। तो हम इसको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की टर्म में भी निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की टर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में आ गया, जैसे ये इक्वेशन दे दी और मुझे पूछा था कि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, लिखिए इसके लिए, तो हमने लिख दिया। लेकिन अगर हमें आ जाए कि फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, देखिए हमें ये पूछा कि कितना अमोनिया बना, ये नहीं पूछा कि 1/2 ऑफ कितना अमोनिया बना। मीन्स अगर मैं बात करूँ ROR किसके बराबर है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय में DT, और मुझे पूछा है कि ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन।
कितनी कंसंट्रेशन, कितना अमोनिया बन गया, कितने टाइम में ये फॉर्मेशन ही हुई। तो मीन्स अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2 × ROR इज इक्वल टू del NH3 बाय में del T। और ये क्या है, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मीन्स जब भी हमसे फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन बोलते हैं तो हमें स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखने होते हैं, लेकिन जब हमें एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं तो हमें स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, इसी में अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, किसी का भी, है ना, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2 या H2, किसी का भी पूछ लेते तो मैं लिखती, हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू N2, चलो H2 ले लेते हैं इसकी जगह, N2 का तो सिंपल ही आएगा, H2 ले लेते हैं। तो इसको हमने लिखा 1/3 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय में चेंज इन टाइम। तो मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो गया 3, है ना, इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। ये माइनस तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ H2 कितनी हुई, 3 × रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन किसके बराबर होता है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई बाय ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पूछी जाए तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए अगर N2 का निकालते तो वो बिल्कुल सीधा सीधा ROR के बराबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे ही नहीं। तो इस मीन्स इसके लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाता, सिंपल, दैट इज इक्वल टू ROR, और मैं यहाँ पे क्या लिख देती, N2 लिख देती। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन के लिए कि किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कैसे आप ग्राफ से एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इनके लिए अगर आपको रेट लिखना है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मान लिया इस रिएक्शन के लिए मुझे ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है और एवरेज रेट लिखना है, तो मैं R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। नेगेटिव साइन किसके लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, या फिर मुझे इसको पॉजिटिव रखना है, दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय में del T, और दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और कौन बना है यहाँ पर, HI डिवाइडेड बाय में डेल्टा T। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चे, 1/2 क्योंकि स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम और माइनस साइन, और इधर क्या लिखेंगे, प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। प्लस साइन लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो प्लस है, यहाँ कोई स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। इसके लिए लिखेंगे तो सेम 1 1 1, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एज इट इज़ आ जाएंगे 1 1, और उधर भी क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट। तो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट्स क्या हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में टाइम। तो बट कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, है ना, और टाइम क्या हो सकता है,
इट में बी सेकेंड, इट में बी इन मिनट, इट में बी इन आर, ये तो किसी में भी हो सकता है, सेकेंड्स में भी, मिनट्स में भी, आवर्स में भी। तो मीन्स यूनिट्स क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर आवर, मोल्स पर लीटर पर मिनट्स, जिसमें भी हमें निकालनी है। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। अगर इन्हीं सब के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना होता बच्चे, मैं सिर्फ क्या चेंज करती, इस डेल्टा की जगह डी वर्ड यूज़ कर देती और कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरीके से आप वेरियस एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या फिर इनकी फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि आप किस तरीके से ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आया तो भी प्लीज़ थम्स अप से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस।